कहानी की शुरुआत होती है एक फीमेल थिएटर आर्टिस्ट एन से, जो एक थिएटर में परफॉर्म कर रही होती है। वह बेहद टैलेंटेड है और लोगों को हंसाने का हुनर रखती है, लेकिन उसकी जिंदगी आसान नहीं है। उसके पास इतना काम भी नहीं होता कि वह दिन में एक वक्त का खाना आराम से खा सके। थिएटर ही उसका सहारा था, लेकिन किस्मत इतनी बेरहम थी कि अब उसका आखिरी सहारा यानी थिएटर भी बंद हो जाता है। थिएटर बंद होने की वजह से उसके पास पैसे नहीं होते हैं, इसलिए वह एक दुकान से एक एप्पल चोरी कर लेती है। लेकिन दुकान का मालिक एन को पकड़ लेता है और पैसे देने के लिए बोलता है। एन पैसे देने के लिए राजी नहीं होती, लेकिन तभी वहां कार्ल आ जाता है और दुकान मालिक को पैसे देकर एन को छुड़वाता है। कार्ल एक फिल्म डायरेक्टर है जो बाहर से देखने में बड़ा पैसियोनेट और कॉन्फिडेंट लगता है, लेकिन असल में वह मतलबी और लालची किस्म का आदमी है। फिर भी उसमें एक अजीब सा जुनून है। वह अपने प्रोड्यूसर्स को एक नई फिल्म के बारे में बताता है। बड़े यकीन के साथ कहता है कि अगर वे इस फिल्म में इन्वेस्ट करेंगे तो वह उन्हें ऐसी मूवी देगा जैसी उन्होंने पहले कभी नहीं देखी। कार्ल की फिल्मों का विषय हमेशा नेचर और एनिमल्स होता है। अब उसने एक नई जगह खोज ली है, एक रहस्यमय आइलैंड जिसके बारे में दुनिया ने शायद ही कभी सुना हो। उसका सपना है वहां शूटिंग करके अपनी अधूरी फिल्म पूरी करना, लेकिन प्रोड्यूसर्स उसे बिल्कुल पागल समझते हैं। वे कमरे से निकलते ही कहते हैं कि अगर हमें अपने बचे खुचे पैसे बचाने हैं तो हमें उसकी बनाई हुई फिल्में बेच देनी चाहिए। कार्ल यह सब सुन लेता है। गुस्से और बेताबी में वह तुरंत अपनी रील्स उठाकर वहां से भाग निकलता है। उसका करियर पहले ही डूब चुका है और अब उसके पास यह अधूरी फिल्म पूरी करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। लेकिन मुश्किल यह है कि उसकी टीम साथ छोड़ चुकी है, खासकर उसकी हीरोइन। अब कोई भी एक्ट्रेस उसकी फिल्म का हिस्सा बनने के लिए तैयार नहीं है। अब कार्ल एन को अपनी फिल्म की हीरोइन बनाने के बारे में सोचता है। वह एन को अपनी कहानी के बारे में समझाने की कोशिश करता है, साथ ही साथ उसे अपनी पिक्चर में काम करने के लिए भी ऑफर करता है। एन उसे सन की समझती है, लेकिन उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं होता और इसी कारण वह कार्ल के साथ उस मूवी में काम करने के लिए तैयार हो जाती है। कार्ल जल्दी जल्दी सभी को शिप पर चढ़ने के लिए कहता है। उसी जल्दबाजी में वह कैप्टन से कहता है कि अगर वह जहाज को तुरंत रवाना कर देगा तो उसे $1000 इनाम मिलेगा। किसी को उसकी यह उतावली समझ नहीं आती। असल में कार्ल को अपनी फिल्म के लिए एक बढ़िया राइटर और एक दिलचस्प हीरो चाहिए था। इसी दौरान उसकी नजर जैक पर पड़ती है, जो एक लेखक है और स्क्रीन प्ले किताबें लिखता है। कार्ल उसे भी अपने साथ शिप पर ले आता है। पुलिस कार्ल को पकड़ने वारंट लेकर पहुंच चुकी होती है, इसलिए वह जल्दबाजी में जहाज को रवाना करवा देता है। इसके बाद एन बाकी क्रू से मिलती है। कार्ल अपनी फिल्म के लिए शिप पर ही अलग अलग सीन शूट करना शुरू कर देता है। तभी वह कैप्टन से बात करता है और बताता है कि उनकी मंजिल वही रहस्यमयी आइलैंड है जिसके बारे में किसी को सही जानकारी नहीं है। कैप्टन को जंगली जानवर पकड़ने का शौक होता है, तो कार्ल उसे लालच देता है कि शायद उस आइलैंड पर जाकर उसे भी मुनाफा हो। कुछ ही समय में शिप एक अजीब जगह पर पहुंच जाता है जहां उन्हें रास्ता साफ दिखाई नहीं देता। वे तारों से दिशा पहचानने की कोशिश करते हैं, लेकिन देखते हैं कि वहां तो तारे भी गायब हो चुके हैं। शिप को संभालते हुए कैप्टन आगे बढ़ता है, तभी अचानक तेज चीख जैसी आवाज सुनाई देती है। आगे पीछे हर तरफ सिर्फ चट्टाने ही चट्टाने होती हैं। कैप्टन जहाज को मोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन सफल नहीं होता और आखिरकार शिप एक बड़ी चट्टान से टकरा जाता है। टक्कर से शिप बुरी तरह फंस जाता है और कुछ हिस्सा डैमेज भी हो जाता है। असल में यही कार्ल की चाल थी, क्योंकि कैप्टन पहले ही उसे मना कर चुका था कि उस आइलैंड पर जाना बहुत खतरनाक है, मगर अब हालात ऐसे बन जाते हैं कि वहां जाना ही पड़ता है। शिप को किनारे रोककर कार्ल छोटी नावों की तैयारी करवाता है और अपने क्रू के साथ वहां उतर जाता है। कैप्टन और उसके साथी साफ इनकार कर देते हैं कि वे आइलैंड पर नहीं जाएंगे, बल्कि शिप को निकालने की कोशिश करेंगे। लेकिन कार्ल उनकी परवाह किए बिना अपने कैमरे और टीम के साथ आइलैंड की तरफ बढ़ जाता है। उधर कैप्टन और उसका दल जानते थे कि उस आइलैंड पर कोई ऐसा रहस्य छिपा है जो वहां जाने वालों को कभी वापस लौटने नहीं देता। कार्ल जब अपनी टीम के साथ वहां पहुंचता है तो अचानक आदिवासी लोग सामने आ जाते हैं। उनका मेकअप भले ही कलात्मक लगे, लेकिन उनका रूप इतना डरावना होता है कि पूरा माहौल भयावह हो उठता है। बिना समय गंवाए वे कार्ल की टीम पर हमला कर देते हैं। कुछ ही पलों में एक क्रू मेंबर के पेट में भाला घुस जाता है और दूसरे की गर्दन उड़ा दी जाती है। बाकी सदस्यों को भी पकड़ लिया जाता है। जैसे ही वे सबको मारने वाले होते हैं, अचानक कैप्टन अपनी पूरी टोली के साथ वहां पहुंचता है। गोलियों की गड़गड़ाहट गूंज उठती है और फायरिंग शुरू हो जाती है। यह देखकर सारे आदिवासी घबरा जाते हैं और वहां से भाग खड़े होते हैं। सब लोग किसी तरह अपनी जान बचाकर वापस शिप तक पहुंच जाते हैं। लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होती है। भाग दौड़ के बीच आदिवासी लोग एन को पकड़कर साथ ले जाते हैं। इन आदिवासियों की पीढ़ियों से चली आ रही बलि की परंपरा थी और उसी परंपरा के तहत वे एन को अपने देवता जैसे रक्षक किंग कॉन्ग की बलि चढ़ाने के लिए तैयार कर देते हैं। इसी बीच शिप पर मौजूद लोग भी
इस बात को समझ जाते हैं कि एन अब बहुत बड़े खतरे में है। तभी अचानक घोर अंधेरे और सन्नाटे को चीरते हुए जलते अंगारों जैसी लाल और भयावह आंखों के साथ कोंग आता है। उसकी विशाल काया देखकर सभी कांप उठते हैं। वह एन को उठा ले जाता है। जैक किसी भी हालत में एन को वापस लाना चाहता है। उसके कहने पर सभी लोग एन की तलाश में जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। रास्ता खतरनाक था और सफर बेहद थकाऊ। थककर बाकी लोग थोड़ी देर आराम करने लगते हैं, लेकिन कार्ल अपने कैमरे के साथ कभी नहीं रुकता। उसे जहां भी कोई रोमांचक दृश्य मिलता वह तुरंत शूटिंग शुरू कर देता। थोड़ा आगे जाकर वह अपने फिल्म के हीरो बक्स्टर से कहता है कि आगे बढ़ो। जैसे ही बक्स्टर आगे बढ़ता है, सामने एक खौफनाक नजारा उनका इंतजार कर रहा होता है। धरती के सबसे प्राचीन जीव डायनासोर। उनकी एक छोटी सी गलती उन दानव जैसे जीवों का ध्यान अपनी ओर खींच लेती है। अगले ही पल पूरा झुंड उनके पीछे दौड़ पड़ता है। जंगल में बैठे हुए बाकी लोग भी शोर सुनकर घबरा जाते हैं और बिना सोचे समझे वहां से भागने लगते हैं। बड़े बड़े डायनासोर के बीच छोटे लेकिन बेहद खतरनाक शिकारी डायनासोर भी होते हैं, जो इंसानों को देखकर और भी ज्यादा भड़क जाते हैं। इस अफरा तफरी में क्रू का एक सदस्य अपनी जान गंवा बैठता है। इसी समय दूसरी ओर किंग कॉन्ग भी तेजी से दौड़ रहा होता है। उसका हर कदम धरती को हिला देता है और उसकी छलांगे किसी पहाड़ के गिरने जैसी लगती हैं। लेकिन इतनी हलचल और तेजी के बीच नन्ही सी एन सहन नहीं कर पाती और बेहोश हो जाती है। कोंग उसे सावधानी से उठाकर एक सुरक्षित जगह पर रखता है। जब एन की आंखें खुलती हैं तो सामने खड़ा होता है वही विशाल दानव किंग कॉन्ग। वह पास ही बैठा उसे ध्यान से देख रहा होता है। एन उसके सामने घबराकर नजरें चुरा लेती है और धीरे धीरे भागने की कोशिश करती है, लेकिन कॉन्ग की आंखें उस पर से हटती ही नहीं। जैसे ही एन वहां से भागने लगती है, कॉन्ग भी उसकी हर हरकत पर नजर बनाए रखता है। कॉन्ग को इस बात पर बहुत गुस्सा आता है और वह एन को पकड़ लेता है। लेकिन उसी पल एन को एहसास होता है कि अगर कॉन्ग उसे सच में नुकसान पहुंचाना चाहता तो अब तक कब का उसे खा चुका होता। उसने ऐसा नहीं किया और यहीं से एन सोचती है कि शायद कॉन्ग उतना बुरा भी नहीं है। वह तय करती है कि अगर अपनी थिएटर स्किल्स का इस्तेमाल करे तो शायद कॉन्ग का दिल बदल जाए। एन कॉन्ग के सामने अलग अलग तरह की एक्टिंग करने लगती है, कभी मजाकिया अंदाज में, कभी किसी जंगली की तरह। कॉन्ग उसकी यह अदाएं देखकर खिलखिलाकर हंस पड़ता है, मानो एक छोटे से इंसान ने अपने हुनर से इतने बड़े जानवर को काबू में कर लिया हो। वह एक खुश बच्चे की तरह हंसता और तालियां बजाने जैसा बर्ताव करता है। लेकिन धीरे धीरे एन थक जाती है और कह देती है कि वह अब और नहीं नाचेगी। कॉन्ग, जो कुछ देर पहले हंस रहा था, अब एक छोटे बच्चे की तरह उदास होकर सड़क किनारे बैठ जाता है। दूसरी ओर जैक और उसकी टीम एन की तलाश में इधर उधर भटक रही होती है। तभी अचानक उनका सामना कॉन्ग से हो जाता है। वे घबराकर उस पर फायरिंग शुरू कर देते हैं। गोलियों से तिलमिलाया कॉन्ग गुस्से में पास खड़े एक विशाल पेड़ को ही उखाड़ फेंकता है, जिस पर पूरी टीम चढ़कर आई थी। इसी अफरा तफरी में एन मौके का फायदा उठाकर भाग निकलती है, लेकिन उसकी यह भाग दौड़ उसे डायनासोरों की घाटी तक ले आती है। वहां एक के बाद एक कई डायनासोर उसका पीछा करने लगते हैं। एन एक ऊंची चट्टान से गिरते गिरते बचती है। तभी अचानक कॉन्ग वहां आकर उसे थाम लेता है। अब कहानी अपने सबसे रोमांचक मोड़ पर पहुंचती है। सामने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन डायनासोर खड़े होते हैं और अकेला कॉन्ग उनसे भिड़ जाता है। ये लड़ाई इतनी भयंकर होती है कि सब के सब एक गहरी खाई की ओर धकेल दिए जाते हैं। वहां कई टहनियां चट्टानों से लटकी होती हैं। एन उन्हीं टहनियों में से एक को पकड़कर अपनी जान बचा लेती है, लेकिन डायनासोर लगातार उसकी ओर झपटने की कोशिश करते रहते हैं। कॉन्ग पूरी ताकत लगाकर डायनासोरों को पछाड़ता है। वे इतने जिद्दी होते हैं कि मरते दम तक एन को पाने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन आखिरकार सब एक साथ खाई में गिर जाते हैं। इसके बाद दृश्य खुलता है एक विशाल मैदान में, जहां आमने सामने हैं किंग कॉन्ग और डायनासोर। एन कॉन्ग के पीछे छिप जाती है और वहीं शुरू होती है असली भिड़ंत। खुले मैदान में कॉन्ग और डायनासोर की जानलेवा जंग। किंग कॉन्ग अब अपनी पूरी ताकत दिखाता है। वह डायनासोर को पकड़कर जमीन पर पटक देता है, उसके जबड़े को दोनों हाथों से खींचकर खोल देता है और तब तक खेलता रहता है जब तक उसे यकीन न हो जाए कि वो मरा है। एन हैरान होकर ये सब देखती है। उसके मन में आता है कि किंग कॉन्ग चाहता तो खुद बच सकता था, लेकिन उसने अपनी जान जोखिम में डालकर सिर्फ उसे बचाने के लिए ये लड़ाई लड़ी। तभी उसे एहसास होता है कि कॉन्ग उस पर नाराज भी है, जैसे उसे समझ नहीं आ रहा कि एन उससे दूर क्यों जाना चाहती है। उधर जैक और उसके बचे हुए साथी भागने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी फिर से भयानक कीड़े मकोड़े और अजीब जीव सामने आ जाते हैं। कुछ उड़ने वाले कीड़े और कुछ पानी वाले राक्षसी कीड़े उन पर टूट पड़ते हैं। जिमी, जो एक छोटा लड़का है और जिसे बंदूक चलाना तक ठीक से नहीं आता, हिम्मत दिखाते हुए बैग से गन निकालता है और जैक को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन उनके चारों ओर इतने खतरनाक कीड़े और जानवर आ जाते हैं कि कई लोग वहीं मारे जाते हैं। इस बीच
कैप्टन और उनकी टीम बाकी लोगों की मदद के लिए पहुंचते हैं। कैप्टन सबको चेतावनी देते हैं कि अब भी मौका है, यहाँ से निकल जाओ। वह कहते हैं कि एन अब तक जिंदा नहीं होगी, लेकिन जैक उनकी बात मानने से इनकार कर देता है और अकेले ही दूसरी तरफ बढ़ जाता है। कार्ल, जो हमेशा चालाक और लालची रहता है, कैप्टन से कहता है कि एन अभी तक मरी नहीं है और वो जानता है कि कॉन्ग उसे अपने पास रखे हुए है। इसी दौरान किंग कॉन्ग एन को लेकर एक ऊंची पहाड़ी पर पहुंच चुका होता है। वहां से दोनों सूर्यास्त देख रहे होते हैं। माहौल बहुत शांत और खूबसूरत है। थकान से चूर एन कॉन्ग के हाथ पर ही सो जाती है। कॉन्ग उसे जगाता भी नहीं, बस चुपचाप उसकी नींद की हिफाजत करता रहता है। इधर जैक रास्तों को पार करते हुए आखिरकार एन तक पहुंच जाता है। वह उसे जगाता और कहता है कि अब हमें यहाँ से निकलना होगा। जैसे ही वे जाने लगते हैं, कॉन्ग की आंखें खुलती हैं और उसे लगता है कि एन उससे छीन ली जा रही है। वह तुरंत उसे वापस पकड़ लेता है, लेकिन तभी उसके आसपास असंख्य चमगादड़ जैसे डरावने जीव उस पर हमला कर देते हैं। कॉन्ग उनसे लड़ने में उलझ जाता है और इसी बीच जैक एन को लेकर वहां से निकल पड़ता है। दूसरी तरफ कार्ल की नजर अब सिर्फ कॉन्ग को पकड़ने पर होती है। उसे यकीन है कि एन जहां जाएगी, कॉन्ग भी वहीं आएगा और यही उसका मौका होगा इस विशालकाय प्राणी को कैद करने का। जैक और एन जैसे ही कैंप के किनारे पहुंचते हैं, वे दीवार के बीच बने रास्ते से बाहर निकल आते हैं। लेकिन वह दीवार कोई साधारण दीवार नहीं थी। उसे खास तौर पर इसलिए बनाया गया था ताकि उस आइलैंड पर रहने वाले किसी भी जीव को बाहर निकलने से रोका जा सके। फिर भी एन को पाने की जिद में किंग कॉन्ग उस दीवार को भी तोड़कर बाहर आ जाता है। शिप पर बैठे सभी लोग पहले से ही एक बड़ी योजना बना चुके होते हैं। उनका इरादा था कि जैसे ही कॉन्ग दीवार पार करके बाहर आएगा, वे उसे पकड़ लेंगे। इसके लिए उन्होंने बड़े बड़े जाल तैयार किए थे और शिप में रखी सारी क्लोरोफॉर्म की बोतलें भी बाहर निकाल ली थीं। योजना साफ थी, जाल बिछाकर कॉन्ग को फंसाना, उस पर क्लोरोफॉर्म डालना और फिर फायरिंग करते हुए उसे काबू में कर लेना। लेकिन असलियत में इतने विशाल जीव को जाल में रोकना हंसी मजाक जैसा लग रहा था। कॉन्ग एन को दूर जाते देख पागल हो उठा और सारी जालियां पल भर में तोड़ डाली। इस बीच सभी लोग बोट में सवार होकर भागने की तैयारी कर चुके थे। तभी कॉन्ग तेजी से उनकी ओर बढ़ने लगा। तभी अचानक क्लोरोफॉर्म की बोतलें उसके ऊपर फोड़ दी जाती और शिप का कैप्टन भी उस पर हमला कर देता है। कॉन्ग की आंखों के सामने एन दूर जा रही थी। वह उसे किसी भी हाल में छोड़ना नहीं चाहता था। दूसरी ओर एन सबको रोक रही थी। वह चिल्लाकर कह रही थी, उसे मत मारो, ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। लेकिन इंसानों की बेवकूफी और लालच के कारण वह विशाल जानवर धीरे धीरे बेहोश हो गया। कार्ल, जो इस पूरी योजना का मास्टरमाइंड था और जिसे केवल पैसे और शोहरत की चिंता थी, अपनी चाल में सफल हो जाता है। शहर पहुंचकर वह कॉन्ग को एक दिखाने की चीज बना देता है। उसने कॉन्ग के लिए एक बड़ा एग्जीबिशन हॉल तैयार करवाया, मानो वह कोई खिलौना हो जिसे लोग देखकर तालियां बजाएं। शहर का सबसे बड़ा थिएटर उसने बुक किया और जब लोगों को पता चला कि वहां एक असली विशाल जीव को लाया गया है, तो हर कोई उसे देखने के लिए उत्साहित हो उठा। कार्ल की सारी टिकटें पल भर में बिक गईं और वह अपने लालच में पूरी तरह कामयाब हो गया। कार्ल के शो में पहुंचते ही सबकी निगाहें उस पर टिक जाती हैं। लोग पहले उसे पागल कहते थे, लेकिन अब वह बड़े आत्मविश्वास के साथ मंच पर खड़ा था। जैक को एहसास होता है कि उसे भी यहाँ होना चाहिए, लेकिन उसकी नजरें एक ही जगह ढूंढ रही थीं, एन को। एन, जो थिएटर की मशहूर आर्टिस्ट थी और जिसके लिए जैक ने एक फनी बुक लिखी थी, अभी वहां मौजूद नहीं थी। शो शुरू होता है और कार्ल बड़ी स्पीच देता है। सबकी निगाहें मंच पर केंद्रित होती हैं। वहीं किंग कॉन्ग बेहोशी की हालत में बैठा रहता है। किसी को शक भी नहीं होता कि उसके भीतर अब गुस्सा उबाल रहा है। तभी कार्ल मंच पर सभी के सामने कहता है, देखिए कैसे ये विशालकाय जानवर एक लड़की के वश में है। और फिर किंग कॉन्ग के सामने एक लड़की लाई जाती है, लेकिन वह एन नहीं होती। यह देखकर कॉन्ग का गुस्सा भड़क उठता है। वह अपने हाथों में मौजूद बड़ी बड़ी लोहे की सलाखों और बेड़ियों को तोड़ देता है और थिएटर की ओर बढ़ता है। लोग घबराकर इधर उधर भागने लगते हैं। इसी बीच उसकी नजर जैक पर पड़ती है, मानो वह पूछना चाहता हो, एन कहाँ है? कॉन्ग पूरे थिएटर को तबाह कर शहर की ओर बढ़ जाता है। छोटी छोटी गाड़ियां उसके लिए खिलौनों की तरह दिखाई देती हैं। वह कुछ गाड़ियों को उठाकर हवा में फेंकता है और जिन सफेद बाल वाली लड़कियों को देखता है, उन्हें उठाकर जांचता है कि क्या वह एन है। जैक तुरंत प्लान बनाता है और कार में बैठकर कॉन्ग की नजर अपनी तरफ खींच लेता है। किंग कॉन्ग तेजी से जैक के पीछे दौड़ता है। तभी सामने खड़ी होती है एन। कॉन्ग उसे देखकर जैसे सवाल करना चाहता हो, तुम कहाँ चली गई थी मुझे छोड़कर? कॉन्ग एन को शहर से काफी दूर ले जाता है। वहां का ठंडा मौसम इतना कड़ा है कि बहता पानी भी बर्फ में बदल चुका था। कॉन्ग बर्फ पर बच्चों की तरह खेलता है, गोल गोल लौटता है और एन के साथ हंसी खुशी के पल बिताता है। इसी बीच पुलिस फोर्स वहां पहुंच जाती है। किंग कॉन्ग एन को बचाते हुए शहर की सबसे ऊंची बिल्डिंग की ओर भागता है। वहां पहुंचकर वह एन को अपने पास रखना चाहता है। नीचे से फायरिंग करना मुश्किल था और हेलीकॉप्टर्स के बीच फायरिंग का सीन
बहुत ही रोमांचक और खतरनाक दिखाया गया। प्लेन बार बार घूमते हुए कॉन्ग को निशाना बनाते हैं। एन पीछे नहीं हटती और किंग कॉन्ग के पास पहुंच जाती है। वह हाथ हिलाकर हेलीकॉप्टर्स को इशारा करती है, फायरिंग मत करो, फायरिंग मत करो, और जोर जोर से चिल्लाती है, नो नो। कॉन्ग और एन का यह अनोखा बंधन दर्शकों के लिए रोमांच और भावनाओं से भरा हुआ था। किंग कॉन्ग इतनी चोटों के बावजूद भी एन की सुरक्षा करता रहा। एक ऐसा समय आया जब सारे प्लेन उसके सामने आने की बजाय पीछे से उस पर फायरिंग करते हैं। एन उसे टच करती है और आगे बढ़ते हुए बहुत रोती है, क्योंकि उसे पता है कि इंसान इसे कभी भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। फिर हम देखते हैं कि किंग कॉन्ग 100 माहल्ले की बिल्डिंग से गिर जाता है। शहर के लोग उसके चारों ओर खड़े होते हैं, जैसे उन्होंने इस बड़े जानवर को मार गिराया हो। अंत में कार्ल कहता है, इसे गोलियों ने नहीं मारा, बल्कि इसे हुस्न ने मारा। और इसी तरह यह बड़ा जानवर खत्म हो जाता है। यहीं पर इस खूबसूरत कहानी की एंडिंग होती है। आप सबको ये मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।